हेलो फ्रेंड्स। तो हम सीख रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और हमें आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 लगाना है, क्योंकि पार्ट 1 में जो है कुछ क्वेश्चंस थे हमने उनको सॉल्व किया और पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.6 के। बेसिकली तीनों के तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से डीप में समझेंगे और फिर उसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो एक्सरसाइज डालेंगे, एक्सरसाइज 3.6 पार्ट 1 के इससे पहले की वीडियो में। अगर मान लीजिए पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक एक क्वेश्चन से डिस्कस किया है। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है बोट वाला, उसको समझते हैं। आइए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर ये सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाटर है और ये वाटर हम ये कह लेते हैं कि इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ। तो अगर इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी ये इधर की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगी डाउन स्ट्रीम और ये इसके अपोजिट में ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, जिधर पानी फ्लो करता है इसको करंट भी बोलते हैं, तो जिधर करंट फ्लो करता है उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये जो है डाउन स्ट्रीम हो जाएगी और ये हो जाएगी अप स्ट्रीम। ठीक ठीक, इतना पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है। अब इसे बताया गया है कि रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर डाउन स्ट्रीम में जो है 20 किलोमीटर इन 2 आवर रू कर सकती है, यानी डाउन स्ट्रीम मतलब इधर की तरफ जा सकती है, जिधर पानी फ्लो कर रहा है। जो हमने पानी फ्लो के डायरेक्शन कुछ एरो बना दिए कि पानी जो है इधर की तरफ जा रहा है, तो ऋतु इधर की तरफ जो रो कर सकती है वो 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी भाई? 2 घंटे में आप ये देखो कि 2 घंटे में जा सकती है ऋतु 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? तो आप कहोगे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में जो है 10 किलोमीटर जाएगी, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है? वही हो जाती है स्पीड। अरे भाई स्पीड क्या लिखते हैं? जैसे हम यहाँ पे स्पीड, जैसे किसी कोई बॉडी है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इससे क्या समझते हो आप? 20 किलोमीटर पर आवर हम स्पीड लिखते हैं, मतलब कि 1 घंटे में कोई भी बॉडी जो है वो 20 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में कोई बॉडी जो है वो 20 किलोमीटर आएगी, तो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में चली गई दूरी तो कितनी है? 20 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 घंटे में चलती है 20 किलोमीटर, तो 1 घंटे में जाएगी 10 किलोमीटर। इसका मतलब ऋतु की जो स्पीड है, जब वो ऋतु इधर की तरफ जाती है, तो ऋतु इस तरह इधर की तरफ जाती है, तो इधर जाती है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इधर की स्पीड है ऋतु की स्पीड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो अप स्ट्रीम मतलब इधर की डायरेक्शन में, ऋतु की स्पीड इधर की डायरेक्शन में कितनी है? 4 किलोमीटर। ये देखिए 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर दे रखे हैं। 4 किलोमीटर इन 2 आवर मीन्स, तो 1 घंटे में अगर हम ये निकालना चाहें कि अप स्ट्रीम की दिशा में ऋतु जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? तो 2 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाएगी, इसका मतलब ऋतु की जो स्पीड है, ऋतु की जो स्पीड है इस दिशा में कितनी है? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो इधर ऋतु की स्पीड कितनी है? इधर है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक,
इधर है 2 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसे रब कर देते हैं। अब इधर करंट इधर फ्लो कर रही है, तो करंट अगर इधर फ्लो कर रही है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऋतु इधर ऋतु भी जा रही है, करंट भी इधर जा रही है। इसका मतलब अगर हम ऋतु की स्पीड को हम मान लेते हैं वी आर से लिख लेते हैं। वी आर से जब इधर जाती है तो वी आर स्पीड तो वी आर ही रहेगी, ठीक है। और करंट की स्पीड जो पानी इधर जा रहा है उसकी स्पीड हम वी सी मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं? वी सी। करंट की स्पीड को वी एंड सी से मान लेते हैं, ठीक। तो आप एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व ये करो कि जब ऋतु इधर जा रही होगी, इधर जा रही होगी, थोड़ा सा सोचो कि जब ये ऋतु इधर जा रही होगी तो जो करंट है, जो पानी इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, और ऋतु जब इधर की तरफ जा रही है, भाई करंट इधर फ्लो कर रहा है, पानी भी इधर की तरफ जा रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि ऋतु की स्पीड वी आर और करंट की स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड होके जब इधर जाएगी तो दोनों की स्पीड होगी, यानी करंट की स्पीड ऋतु की स्पीड में ऐड हो जाएगी, ठीक। और ये कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 तो वी सी प्लस वी आर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। भाई इधर जाती है तो वो 10 किलोमीटर पर आवर जाती है। और क्यों 10 किलोमीटर पर आवर जाएगी? क्योंकि करंट की स्पीड, जो पानी इधर की तरफ फ्लो कर रहा है उसका भी तो कुछ स्पीड होगा, तो करंट का स्पीड वी सी होगा, और वो मदद करेगा, हेल्प करेगा ऋतु की स्पीड, मतलब ऋतु जितने भी स्पीड से जा रही है उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड होके कितना जा रहा है? तो इधर तो हमें बताया गया है क्वेश्चंस में कि 10 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की स्पीड का सम कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। लेकिन जब ये इधर जाएगी तो होगा क्या कि पानी तो उधर ही फ्लो करेगा, ठीक है, और ये जाएगी इधर। मतलब क्या है कि ये जाएगी ऐसे, ऋतु जाएगी ऐसे, वी आर से इधर जाएगी, लेकिन पानी तो इधर की तरफ फ्लो कर रहेगा ना, वी सी। तो अगर इधर की तरफ जा रही है तो वी आर माइनस वी सी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड लिखने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर और ये आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ जाएगा। तो इधर जाएगी कितनी स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर ऋतु जाएगी, और इधर जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्यों इधर स्पीड क्यों कम हो गई? क्योंकि करंट इधर की तरफ जा रहा है, पानी इधर की तरफ रहा। अब पानी के अपोजिट में आप डायरेक्ट अपोजिट दिशा में आप जो है जा रहे हैं, इसी को अप स्ट्रीम कह सकते हैं। जब पानी के यानी करंट के आप अपोजिट दिशा में जाते हैं, और जब आप पानी की ही दिशा में जाते हैं यानी करंट की ही दिशा में जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। तो सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो करंट का स्पीड बताओ और स्टिल वाटर में रो करने की क्या स्पीड होगी ऋतु की, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया, इक्वेशन नंबर 2 ये बन गया, दोनों इक्वेशन यहाँ से बन गए, 2 इक्वेशन, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, वी सी, तो वी सी कैंसिल हो जाएगा, वी आर प्लस वी आर यानी 2 टाइम्स वी आर हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 10 + 2 12। इसका मतलब जो ऋतु का रियल में खुद का स्पीड होगा वो 12/2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ऋतु का स्पीड कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, ठीक है। तो ऋतु का स्पीड होगा 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऋतु तो जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर इधर। इसका मतलब करंट का कितना स्पीड रहा होगा? 4 किलोमीटर। भाई ऋतु का स्पीड, अगर ऋतु का स्पीड देखो आप तो 6 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ऋतु जब इधर की तरफ जाती है तो 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये 10 कैसे हो गई? इसका मतलब करंट का स्पीड 4 किलोमीटर रहा होगा, करंट का स्पीड। अच्छा, इसको आप ऐसे निकाल भी सकते हो, जैसे वी आर की वैल्यू जो है 6 किलोमीटर पर आवर आई, ये यहाँ पर रख दो, या इन दोनों इक्वेशन में कहीं वी आर रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे रख दो। हमने वी आर की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो अगर हमने वी आर की वैल्यू 6 यहाँ रख दी तो देखो 6 यहाँ पर रख देते हैं, तो ये वी सी आ जाएगा। वी सी बराबर कितना आएगा? 10, ठीक है। तो करंट की स्पीड देखो यहाँ से वी सी कितना आएगा? 10 - 6 यानी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये करंट की स्पीड आ जाएगी। करंट की स्पीड कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर, और ऋतु की स्पीड कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सवाल यहीं से सॉल्व कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली हमें यहाँ पर एक दो बातों का ख्याल रखना होता है इस तरह के सवालों में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, कि जिस दिशा में पानी फ्लो करता है, करंट फ्लो करती है, उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम।
और उसके जस्ट अपोजिट दिशा में अप स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जब भी कोई बॉडी रो करेगी तो उसको जो करंट है वो हेल्प करेगी, मदद करेगी। इसीलिए तो ऋतु जब इधर जा रही थी तो हमने ऋतु की स्पीड और साथ में इसकी करंट की स्पीड को ऐड करके 10 किलोमीटर, यहाँ पर हमने एरो बना दिया है। तो सिर्फ ऋतु की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये दोनों की ऐड करने की स्पीड है। तभी तो यहाँ पर सवाल में बोला था कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर इधर जा पाती है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर ऋतु का स्पीड है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में करंट की स्पीड ऐड होती है, जबकि अप स्ट्रीम में करंट की स्पीड माइनस हो जाती है, तभी आप जा पाओगे। ठीक है, करंट लगातार आपको पीछे की तरफ ले जाएगा, लेकिन अगर आपको जाना है तो करंट की जितनी स्पीड है, मान लो 10 किलोमीटर उधर की स्पीड है, करंट की स्पीड है, ठीक है, तो आपको 11 किलोमीटर जब करोगे, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो आपको 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाओगे, क्योंकि 10 वाली जो स्पीड उधर है वो तो इधर कैंसिल ही कर देगी। अरे 1 मिनट यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप इधर जो है करंट की वजह से, करंट की स्पीड यहाँ पर VC इधर है 10 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड इधर है। ठीक, अब अगर आप इधर जाना चाहते हो तो आपकी स्पीड अगर बात दीजिए, आपकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर हुई, आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हुई, या मान लेते हैं 6 किलोमीटर पर आवर हुई, तो क्या आप जा पाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाओगे, क्योंकि 6 किलोमीटर पर आवर है, उधर 10 किलोमीटर पर आवर है, आप इधर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे। अगर आपको इधर जाना है तो 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा, तब जाके आप इधर जा पाओगे। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर है, हमें यही पता कि ऋतु जब इधर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी तो ऋतु की स्पीड माइनस करंट की स्पीड ये आ रहा था 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और 2 इक्वेशन, अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बेसिक बातें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इससे पहले के कुछ वीडियोज़ में सीखी है, वहाँ पर जाके आप यहाँ पर सारी चीज़ें सीख सकते हो, अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अगला क्वेश्चन, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. देखिए ये सवाल जो है बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन सवाल है, टाइम एंड वर्क का सवाल है बेसिकली, और आपसे ये क्वेश्चन जो है फेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पूछा गया है। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन 1-2 बातें यहाँ पर हमें समझनी होंगी। आइए पहले समझते हैं उन बातों को, फिर उसके बाद जो है सवाल को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल हमें जिस मेथड से हम पढ़ रहे हैं सारे सवाल उसी मेथड से लग जाएंगे। ठीक है, कुछ नया सीखने को यहाँ पर जरूर मिलेगा आपको। हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो कि एक आदमी है, आदमी को हम M से लिखते हैं, और जो औरत है वुमेन तो उसको हम W से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो हम एक मैन है और यहाँ पर एक वुमेन है। ठीक है, ये मैन है, ये वुमेन है। हम ये कह रहे हैं कि मैन किसी काम को 15 दिन में करता है। आप समझिएगा, ये आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन जिस सवाल को हम लगाने जा रहे हैं उसके लिए ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हम यही चीज़ इस्तेमाल करेंगे तब इक्वेशन बनेंगे, और इक्वेशंस भी नहीं बनेंगी, आप इस मेथड से कर दोगे डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। ठीक है, कोई काट नहीं सकता ये सवाल। तो मैं मान लेता हूँ कि किसी काम को एक आदमी 15 दिन में करता है, औरत उसी काम को जो है 20 दिन में करती है। कोई काम है, कोई भी काम हो सकता है, तो एक काम है उसको आदमी 15 दिन में करता है और उसी काम को औरत 20 दिन में करती है। मेरा सवाल यह है कि आदमी और औरत, एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, एक औरत उसी काम को 20 दिन में करती है, तो एक आदमी और एक औरत दोनों को साथ में उस काम पर भेज दिया जाए तो वो कितने टाइम में कर लेंगे? ये है हमारा सवाल। हमें पता करना है कि अगर एक आदमी और एक औरत, भाई एक आदमी अकेला किसी काम को करता है तो 15 दिन में करता है,
औरत वहीं पर उसी काम को करती है अकेली तो 20 दिन में करती है, लेकिन दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, सवाल हमारा यहाँ पर ये है। तो देखिए आपको सवाल है, सवाल का हम आंसर भी बता रहे हैं, आपको नहीं बताना है, बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, 60। 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। तो हमने मान लिया कि 60 यूनिट वर्क है, कोई वर्क है 60 यूनिट, मान लिया हमने कि 60 यूनिट का वर्क था। तो आदमी अगर 15 दिन में 60 यूनिट का काम कर रहा है, भाई 60 यूनिट का वर्क हमने मान लिया, इनका एलसीएम ले लिया, 15 और 20 का एलसीएम ले लिया, तो हमने मान लिया कि कोई एक वर्क है जो 60 यूनिट का है। अभी एक आदमी है 15 दिन में 60 यूनिट का काम करता है। मेरे को बच्चे एक बात बताओ, 15 दिन में 60 यूनिट का, 15 दिन में 60 यूनिट का, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे एक दिन में करेगा 4 यूनिट का काम, यानी आदमी करता है एक दिन में 4 यूनिट का काम। ठीक भाई, 15 चौक को 60, अरे भाई 15 दिन में आप देखो इस तरह से हमने निकाला, 15 दिन में जो आदमी ने काम किया वो 60 यूनिट का काम किया, 15 दिन में 60 यूनिट का काम किया, तो एक दिन में कितना यूनिट का काम किया, तो एक दिन में काम निकालने का तरीका है कि 60/15 यूनिट का काम किया भाई एक दिन में, तो 15 चौको 60, 4 यूनिट का काम आ गया। यहाँ से वही चीज़ हमने निकाला है। तो 15 दिन में 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में करेगा 4 यूनिट का काम। औरत इसी काम को कर रही थी 20 दिन में, यही मैंने शुरुआत में बताया था कि औरत इसी काम को कर रही थी 20 दिन में। 20 दिन में 60 यूनिट का काम, 20 दिन में 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगी औरत। एक दिन में जो है 3 यूनिट का काम करेगी औरत। ठीक, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक दिन में जो है औरत कितना काम करेगी, 3 यूनिट का। एक दिन में आदमी कितना काम करेगा, 4 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो एक दिन में जो काम किया है इन्होंने, एक दिन में आदमी ने जो काम किया है और एक दिन में जो औरत ने काम किया है, वो आदमी ने किया है 3 यूनिट का, औरत ने किया है 4, और आदमी ने किया है 4 यूनिट का और औरत ने किया है 3 यूनिट का काम एक दिन में। ठीक है, और यही इनकी हो जाती है एफिशिएंसी। यानी आदमी की अगर हम एफिशिएंसी जानना चाहते हैं तो वो 4 यूनिट है, जबकि औरत की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। ठीक है, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, औरत की एफिशिएंसी 3। इसका मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। बिल्कुल, एक दिन में किया गया काम, 1 घंटे में किया गया काम, 1 मिनट में किया गया काम, यानी यूनिट टाइम में किया गया काम। दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ एनी पर्सन। किसी आदमी, जैसे इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 4 यूनिट, यहां से हम पता लगा लिए। ठीक, तो अगर ये एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है और औरत एक दिन में 3 यूनिट का काम करती है, तो ये 60 यूनिट का काम दोनों आपस में मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, और दोनों को मिलाना है, तो इसका मतलब 4 यूनिट का काम एक दिन में आदमी करेगा और साथ में औरत भी तो है, तो 3 यूनिट का काम करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 60/4 दिन, 7 दिन, टोटल इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब काम भी कम दिनों में हो जाएगा। ठीक है, काम भी कम दिनों में हो जाएगा। आप देख सकते हो 7/56 यानी 8 सही, यहाँ से अगर हम करेंगे तो 56 4/7 इतने दिन में आ जाएगा। तो 8 प्लस डेज में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि एक आदमी है किसी काम को 15 दिन में करता है, वहीं औरत उस काम को 20 दिन में करती है। तो हमने काम को मान लिया 60 यूनिट का, तो इसका मतलब काम अगर हमने 60 यूनिट का मान लिया है, तो 60 यूनिट इनका एलसीएम मान लिया 60 यूनिट का, तो 15 चौको 60, यानी आदमी की एफिशिएंसी, आदमी एक दिन में 4 यूनिट का काम करेगा तो 15 दिन में 60 यूनिट का काम करेगा। वहीं अगर औरत 3 यूनिट का काम पर डे करती है तो 20 यूनिट में 20 दिन में जो है 60 यूनिट का काम कर लेगी। दोनों को काम पर लगा दोगे तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 women है एंड 5 men है, 5 men, तो 2 women की एफिशिएंसी को W मान लिया हमने और men की एफिशिएंसी को हमने M मान लिया। तो 2 women and 5 men कैन फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, ये वर्क आ गया। ठीक है, अरे भाई औरत की एफिशिएंसी W, आदमी की एफिशिएंसी M, तो 2 × W, 2 औरत और 5 आदमी, तो एक आदमी की एफिशिएंसी M थी, तो 5 आदमी की एफिशिएंसी 5 × M हो जाएगा, और प्लस इनटू, और कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं। ठीक, वहीं पर अगर देखा जाए तो कह रहे हैं वाइल 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। कितना, 3 women
प्लस 6 men कैन फिनिश इन 3 days, यानी 3 days। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि दो औरतें 5 आदमी मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें 6 आदमी मिलके उसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। अगर दोनों वर्क एक ही वर्क है और एक ही वर्क को करते हैं तो यानी इसका मतलब ये बराबर हो गया, इसका मतलब ये बराबर हो गया। चलो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी 8 W प्लस 4 पंचे 20 M, 4 पंचे 20 M। इधर आइए, 3 3 जा 9 W, 3 6 जा 18 M। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर M को इधर लेके आते हैं तो 20 में से 18 जाएगा तो यह 2 M बचेगा, और 9 उधर W जाता है तो यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो एक W बचेगा, 1 W बचेगा। तो आप यहाँ से देखो मेन अपॉन वोमेन निकालते हैं, तो मेन अपॉन वोमेन क्या निकल के आएगा, 1/2। यानी मेन की एफिशिएंसी कितनी आई 1, वोमेन की एफिशिएंसी कितनी आई 2। यानी आदमी एक दिन में करेगा 1 यूनिट का काम, जबकि औरत करेगी एक दिन में 2 यूनिट का काम। इससे हमें ये बात पता चल रही है। ये जो निकल के आती है वो इस तरह से एफिशिएंसी निकल के आता है, ठीक। तो ये क्या था, यही तो टोटल वर्क था। अरे भाई टोटल वर्क तो यही था कि दो औरतें 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 1 और 2। तो यहाँ पर W और M की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो देखो 2 इंटू W की वैल्यू क्या है 2, प्लस 5 इंटू M की वैल्यू क्या है 1, और इंटू 4 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 2 दूनी 4 और 5 के नम 5, तो 5 4 9 और 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 36। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट। टोटल वर्क अगर 36 यूनिट है तो M आदमी कितने दिन में काम करेगा और औरत कितने दिन में काम करेगा, सवाल आपसे ये है। तो आदमी की एफिशिएंसी कितनी है M है, और टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट। तो 36 यूनिट का काम एक एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन आएगा 36 डे। यानी आदमी कितने दिन लेगा 36 दिन लेगा। औरत की एफिशिएंसी कितनी है, औरत की एफिशिएंसी है 2, और टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट का काम। तो टोटल वर्क अगर 36 यूनिट का है, औरत की एफिशिएंसी 2 में, एक दिन में 2 यूनिट का काम करती है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी, तो 18 दिन में काम कंप्लीट करेगी। तो यही आपसे पूछा गया था कि औरत कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी और आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो 18 और 36 दिन में जो काम इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी इस सवाल में, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी चीज़ें। ये बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है, लेकिन एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य। इस तरह से जो चीज़ें हैं ये आपको वर्क दिया गया है, टोटल वर्क, ठीक है, और इस तरह से एफिशिएंसी निकली है। हमने आदमी की एफिशिएंसी को M कह दिया, औरत की एफिशिएंसी को W कह दिया। तो एक औरत की एफिशिएंसी W है, यानी एक औरत एक दिन में काम करती है W। तो 2 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी, अब W करेगी ये भी और W करेगी ये भी, तो इसका मतलब 2W। तो 2W। एक आदमी की एफिशिएंसी M माना है, तो एक आदमी अगर एक दिन में M यूनिट काम करता है तो 5 आदमी 5 M यूनिट काम करेंगे, तो 5 इंटू M हो जाएगा। और ये लगातार कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक करते हैं। तो यही तो टोटल वर्क हो गया। दूसरी कंडीशन में भी यही चीज़ बता रखा था, यही वर्क, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही वर्क है। तो वर्क निकालने के लिए हमने कैलकुलेट करके एफिशिएंसी निकाल दी इससे, ठीक है, और फिर यहाँ से एफिशिएंसी की वैल्यू रख के यहाँ पर हमने वर्क निकाल दिया, वर्क आ गया। अब वर्क को किसी भी आदमी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे, आदमी कितना काम करेगा, और औरत की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे, औरत कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगी, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, दूसरे का। तीसरा भी समझिए, बहुत अच्छा सवाल है तीसरा। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, partially by train and partially by bus. She take 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus. समझते हैं, पहले सवाल को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इस सवाल को लगाएंगे।
ये पॉइंट ए है और ये रूही का घर है, होम। तो एच हम कर लेते हो, ठीक। कंडीशन नंबर, पहली कंडीशन क्या है कि रूही जो है यानी ए और एच के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 किलोमीटर। रूही के घर के बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। अब कंडीशन नंबर 1 में कह रहा है कि सी टेक 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो मान लीजिए 60 किलोमीटर रूही अगर ट्रेन से ट्रेवल करती है तो बाकी जो डिस्टेंस बच गया वो बस से चलेगी, बस से यानी 240 किलोमीटर बस से रूही चलेगी। और ये 4 घंटे में पहुंच जाती है रूही। भाई 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलती है, ये जो दूरी चली गई है ये 60 किलोमीटर की है और ये ट्रेन से चली गई है, ये जो दूरी है 240 किलोमीटर, बाकी बची हुई है तो 300 में से 60 निकाल दिया तो 240 बचा, तो बाकी बची हुई दूरी जो है वो बस से चलती है रूही। लेकिन दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि अगर रूही 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे तो 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाए तो 200 किलोमीटर जाएगी बस से और रूही, या ट्रेन से जाएगी या बस से जाएगी दूसरी कंडीशन में। तो 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, यानी इस कंडीशन में क्या होता है 4 घंटे तो लगते हैं, साथ में 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। इस कंडीशन में 4 घंटे तो लगते हैं दूसरी वाले कंडीशन में, लेकिन 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं इस वाले कंडीशन में, ठीक है। पहली कंडीशन में यह बताया गया कि रूही अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चले, यानी रूही और रूही के घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। रूही अगर ट्रेन से चलती है 60 किलोमीटर और बाकी का डिस्टेंस जो है 240 किलोमीटर बस से चलती है तो 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चले और 200 किलोमीटर बस से चले तो 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। तो बताइए ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड। बहुत सिंपल सवाल है, समझिए। ट्रेन की स्पीड को हम वीटी से कह लेते हैं। वीटी का मतलब होता है, वीटी मतलब हो जाएगा ट्रेन स्पीड, और वी मतलब हो जाएगा बस स्पीड। वीटी मीन्स हो जाएगा ट्रेन की स्पीड और वी हो जाएगा बस की स्पीड। अच्छा, आपको ये पता होगा कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बच्चे इतना तो पता होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, टाइम आ जाएगा। यहाँ से आप अगर लिखोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम यहाँ से 60 किलोमीटर के बीच का कंसिडरेशन करें, पहली कंडीशन का 60 किलोमीटर देखें, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से रूही चलना स्टार्ट की होगी और 60 किलोमीटर तक गई होगी। तो टाइम लिख के बताओ, तो आप कहोगे कि टाइम आ जाएगा उस केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितनी है रूही की, तो रूही चलेगी 60 किलोमीटर डिस्टेंस, और स्पीड ट्रेन की स्पीड से चलेगी, ट्रेन की स्पीड वीटी है, तो वीटी ट्रेन की स्पीड। ये टाइम आ जाएगा। ये क्या लिख दिया हमने, टाइम आ गया। ये कौन सा टाइम है, ट्रेन के द्वारा चला गया टाइम, ट्रेन से चलने का टाइम ये। अच्छा, बस से चलने का टाइम लिख सकते हो, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बस से, तो 240 किलोमीटर चलती है, और टाइम स्पीड क्या है बस से, तो वी भी है, ठीक। ये बस के द्वारा चला गया टाइम, ये ट्रेन के द्वारा चला गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो कहते हैं कि 4 घंटे का समय लगा। तुमने कहा ठीक, 4 घंटे का समय लगा। दूसरी कंडीशन में भी यही काम करना है कि ट्रेन से अगर वो चलती है, यहाँ से चलेगी, ट्रेन से 100 किलोमीटर चलेगी, तो 100 किलोमीटर यानी डिस्टेंस हो जाएगा, और टाइम कितना, डिस्टेंस, और स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड से चलती है, तो ये आ जाएगा ट्रेन के द्वारा चला गया टाइम। और फिर उसके बाद बचा हुआ जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का, वो बस से चलती है, तो बस की स्पीड से चलेगी, तो इन दो, ये बस से चला गया टाइम, और दोनों को जोड़ दो तो इस बार कितना आ जाता है, 4 घंटे और प्लस 10 मिनट, 4 घंटे प्लस 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है। यही तो आ जाता है। ये इतनी बात समझ में अगर आई है, इतनी बात पहले आप अच्छे से समझें, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रोक दे, फिर थोड़ा सा टाइम दें चीज़ों को, तो अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। 4 घंटे 10 मिनट दूसरे कंडीशन में बताया गया है कि 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, तो रूही
तो फिर ट्रेन का स्पीड और बस का स्पीड आप बताएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि 10 मिनट के घंटे बनाओगे क्या कैसे बनेगा। 10 मिनट को आप अगर आवर में चेंज करोगे तो 10 मिनट है, इसको आवर में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1/6 आवर, यानी 1/6 आवर हो गया। 1/6 आवर में 4 आवर ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो 6 चौक 24 प्लस 1 25, 25/6। तो इसका मतलब ये हम 4 घंटे 10 मिनट ना लिख के सीधे हम 25/6 घंटे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25/6 घंटे, यहाँ 4 घंटे लिखा है। अभी 25/6 कहाँ से आया, ये बातें हमने देखो यहाँ पर आपको अच्छे से बताई है। तो कोई ये ना सोचे कि कहाँ से 25/6 लिख दिया, अरे 25/6 लिख दिया ना। 10 मिनट को घंटे बना के हमने जब 4 घंटे में ऐड किया 1/6, तो ये 25/6 आ गया, ठीक है। इसको रब कर देंगे। तो आपके सामने 2 इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल हैं भाई, यहाँ वी टी वेरिएबल है, वी वी वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 1/VT को क्या कर लेते हैं x, और 1/VV को हम कर लेते हैं y, ठीक है। अगर ऐसा कहते हैं हम तो देखो क्या होगा, 60x प्लस 240y इज इक्वल्स टू 4, और 100x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 25/6। समझ में आ गया होगा, समझ में आया कैसे हुआ। अरे भाई 1/VT को हमने x कह दिया, तो देखो 1/60 को अगर हम यहाँ से अगर ऐसे लिखें, अगर ऐसे हम लिखें 60 को, अगर हम ऐसे लिखें 60 इंटू 1/VT, 60 को बाहर ले जाएं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही 240 को बाहर ले आए 1/VV लिखें, तो ये तो x मान लिया हमने ना, 60 इंटू x, तो वही सारी चीज़ें हमने ऐसे लिख दी, ठीक, बिल्कुल ऐसे ही हमने वही सारी चीज़ें लिखी। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना तो बहुत आसान है भाई, कितनी सारी इक्वेशंस हमने सॉल्व किए हैं। इन इक्वेशंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होंगी ये इक्वेशंस, तो आप देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इधर दूसरी वाली इक्वेशंस को सेटल करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो ये आ जाएगा 600x प्लस 6 दूनी 1200 y इक्वल्स टू आ जाएगा 25 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25। तो पहली वाली इक्वेशन ये है, पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। पहली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। पहली इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600x आ जाएगा, प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400y आ जाएगा, और ये 4×40, ये दूसरा पहली इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। यानी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से दिखेगी, ये ऐसे दिखेगी, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने से हुआ क्या कि x का कोएफिशिएंट दोनों में बराबर हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा x का, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप देखो 1200 में से 24 हो जाएगा y, तो कितना बचेगा माइनस का 1200y, और यहाँ से देखो 25 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 15, भाई 25 5 30 10 40, तो माइनस का 15 बचेगा, तो माइनस का 15, तो माइनस का 1200। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगी, ये नोट डाउन हो गया होगा, हम इसे रब करेंगे। तो आप यहां से देखो माइनस का 1200 y इक्वल्स टू माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15/120, ये आ गई y की वैल्यू। कितना आया y का वैल्यू, तो 15×15 यानी y का वैल्यू आ गया 1/80, y का वैल्यू 1/80 आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। y का वैल्यू अगर 1/80 आ गया तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इस वाली इक्वेशन में आप रख दो, इस वाली इक्वेशन में x का वैल्यू रख दो, यानी y का वैल्यू आया 1/80, यहाँ पर रख दो 1/80, तो देखो 60, यहाँ से कितना आ जाएगा 60x प्लस 240 1/80 इज इक्वल्स टू 4, यही आ गया ना, 8 त्रिक 24
तो 60x इज इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा तो 4 में से 3 निकाल देंगे तो आप 1 बचेगा यहाँ से, 1 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 1/60। भाई x की वैल्यू आ जाएगी 1/60, 60 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/80 और x की वैल्यू आ गई 1/60, ठीक है, 1/60। अच्छा x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर देखो कितनी 1/60, तो 1/60 लिखेंगे यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/80। लेकिन x और y तो ये होते थे तो इनको इनके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो vt कितना आ रहा है 60, vt आ रहा है यहाँ से 60 और यहाँ से vv कितना आ रहा है 80, तो vv यहाँ से आ रहा है 80, यानी ट्रेन की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर जबकि बस की स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से दोनों बातें आप निकाल पा रहे हो। इस तरह से जो है हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये रिड्यूसिबल फॉर्म वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनी थी, रिड्यूस करके एक्स वाई में लाना था, फिर एक्स वाई से वैल्यू निकाल के रियल वैल्यू में आपने पुट करके रखना था, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए थे। एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 ही पार्ट हैं, इसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो यहाँ से चैप्टर भी कंप्लीट होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और हमने इसमें एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिला, ठीक है। तो इससे अब हम अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स ऐसे ही सीखना है, या आप ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखना चाहता है और उसे एक अच्छा एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं पता है, तो हमारी ये वीडियो उससे ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।